तो हम लोग बात कर रहे थे स्ट्रक्चर ऑफ एटम के बारे में, ठीक है। एटम के बारे में मैंने आपको बता दिया। एटम जो है किसी भी एलिमेंट का स्मॉलेस्ट यूनिट जो फर्दर डिवाइड नहीं हो सकता, ठीक है भाई। हालांकि एटम में इलेक्ट्रॉन्स, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ रिवॉल्व करेंगे, है नहीं। और न्यूक्लियस में प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन्स होते हैं और ये देखा गया है कि जो टोटल एटम का मास है वो न्यूक्लियस में ही कंसिस्ट होता है नहीं। तो न्यूक्लियस में नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स मिला के ही जो है मास को हम लिखते हैं। तो और एटम से रिलेटेड हमने बहुत सारे मॉडल के बारे में डिस्कशन किया, जैसे थॉमसन मॉडल, रदरफोर्ड मॉडल। आज हम पढ़ेंगे बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। बात समझ आई जाएगी। देखो भाई, थॉमसन मॉडल के बारे में अगर हम थोड़ा बहुत एक बार रिवीजन करें तो थॉमसन मॉडल ये कहता है, सर थॉमसन ने कहा कि इलेक्ट्रॉन एंड जो प्रोटॉन्स होते हैं वो किसी भी एटम में, पहली बात तो बोला कि उनका दोनों का मैग्नीट्यूड बराबर होता है, मतलब जितने नंबर ऑफ प्रोटॉन होंगे उतने ही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी होंगे, है नहीं। तो उसने ये बोला कि जो पॉजिटिव चार्ज है किसी भी एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है। पॉजिटिव चार्ज किसी भी एटम में यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट होता है और इलेक्ट्रॉन जो है मोर और लेस यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो उसने इलेक्ट्रॉन्स के लिए नहीं बोला कि इलेक्ट्रॉन जो है यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड होते हैं किसी भी एटम में, उसने ये नहीं बोला। उसने बोला लेस और मोर यूनिफॉर्मली। बट पॉजिटिव चार्ज जो है वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट है। जिस प्रकार से वाटरमेलन में जो है आप उसको काटेंगे बीच से तो अंदर रेड रेड पार्ट दिखाई देगा, तो रेड तो यूनिफॉर्म है ना, मतलब सब जगह रेड रेड दिख रहा है, वो यूनिफॉर्म हो गया, तो वो पॉजिटिव चार्ज मान लो। और उसमें जो सीड्स हैं उसको आप नेगेटिव चार्ज मान लीजिए। और मैग्नीट्यूड दोनों का बराबर है, मतलब मैग्नीट्यूड जैसे 20 पॉजिटिव चार्ज है तो 20 ही नेगेटिव चार्ज भी होंगे, ऐसा इसने थॉमसन ने बोला था। लेकिन बहुत सारी कमियां भी भैया, है नहीं। इलेक्ट्रॉन तो रिवॉल्व करते हैं न्यूक्लियस के चारों तरफ अपने फिक्स ऑर्बिट में, इसने ये नहीं बताया, है नहीं। और ये जो एक स्टैटिक मॉडल है, मतलब स्टैटिक मॉडल मतलब रुका हुआ है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व भी नहीं कर रहे हैं, न्यूक्लियस इधर है और किसके चारों तरफ भागेंगे इलेक्ट्रॉन्स, ऐसा कुछ थॉमसन ने कोई इंफॉर्मेशन नहीं दी, ठीक है। और स्टेबिलिटी के बारे में भी नहीं बताया। और उसके बाद एक साइंटिस्ट आया था रदरफोर्ड, उसने काफी हद तक जो है एटॉमिक मॉडल को सही ठहरा दिया, हालांकि उसके भी कुछ कमियां थी, है नहीं भाई। तो फिर लास्ट में बोर्स एटॉमिक मॉडल आया। तो रदरफोर्ड ने अल्फा सोर्स का अल्फा रे का एक सोर्स लिया, जहां से अल्फा रे की उसने बॉम्बार्डमेंट करी, सामने गोल्ड फॉइल लगाया और सामने की स्क्रीन लगा दी। स्क्रीन का मतलब है जहां पर मुझे मिलेगा कि कौन सा रे किधर को गया है नहीं है। तो उसने ये देखा, पहले तो ऑब्जर्वेशन, मैं ये एक्सपेरिमेंट की चीजें बता रहा हूं। उसने ये देखा सर बहुत सारे रे जो है सीधे चल गए। क्यों? बाद में पता चला उसको कि एटम में तो बहुत सारा स्पेस खाली है। अगर एटम में पॉजिटिव चार्ज जगह जगह होता तो जो रे जा रही है वो कभी किसी लगते डिफ्लेक्शन होता, लेकिन ऐसा नहीं है नहीं। कुछ थोड़ा सा डिफ्लेक्शन हो गया, मतलब हल्का सा, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत छोटा है, जब थोड़े से कांटेक्ट मारे तो स्मॉल डिफ्लेक्शन है, जब ज्यादा कांटेक्ट मारे तो डिफ्लेक्शन बड़ा हो गया। और क्योंकि न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत छोटा है और न्यूक्लियस बहुत हार्ड है, तो 10-20 हजार में से एक रे जो है बीच में टकरा के वापस आ गया। ऐसा जो है रदरफोर्ड ने अपने एक्सपेरिमेंट में, गोल्ड फॉइल के एक्सपेरिमेंट में देखा था। तो ये उसके ऑब्जर्वेशन है और ये उसके कंक्लूजन है। कंक्लूजन क्या हुआ कि बहुत सारे रे सीधे चलेगी। कंक्लूजन क्या है कि एटम में बहुत सारा स्पेस खाली है। बात समझ आ गया? दिक्कत है भाई? लेकिन इसका एटॉमिक मॉडल क्या है? सर एटम में न्यूक्लियस होता है और जिसका वॉल्यूम बहुत छोटा होता है एज कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ एटम। इलेक्ट्रॉन अपने ऑर्बिट में, इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगाते हैं। ये उसके एटॉमिक मॉडल है, एटॉमिक मॉडल ऑफ रदरफोर्ड। तो रदरफोर्ड ने लास्ट में बताया कि एटम ऐसा होता है, इलेक्ट्रॉन इधर होते हैं, प्रोटॉन न्यूट्रॉन इधर है, न्यूक्लियस का वॉल्यूम बहुत छोटा है, न्यूक्लियस बहुत रिजिड है और पूरा मास जो है न्यूक्लियस ही कंसिस्ट करता है। ये रदरफोर्ड बता के गया। फिर आज हम बात करेंगे, क्योंकि देखो रदरफोर्ड ने स्टेबिलिटी ऑफ एटम के बारे में नहीं बताया कि एटम कैसे स्टेबल होगा। उसने ये भी नहीं बताया, जैसे मैंने तुम्हें बोला था, जैसे मान लो कोई हायर ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन्स है,
जब वो रिवॉल्व करेगा तो उसकी एनर्जी तो फिक्स होती है। जब वो एनर्जी छोड़ेगा तो नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा, और एनर्जी छोड़ेगा तो नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा, और एनर्जी छोड़ेगा तो के वाले ऑर्बिट में आएगा, और एनर्जी छोड़ेगा वो लास्ट में न्यूक्लियस में जाके गिर जाता है। ऐसा भी कहानी होती है, ठीक है। तो इन सभी बातों को ध्यान में रखते हुए नील्स बोर्स ने एक मॉडल रिप्रेजेंट किया था। हालांकि उसमें बहुत सारी चीजें एटम के बारे में, मतलब जो रदरफोर्ड ने बताया वो भी उसने भी बता दिया, हाँ भाई ये होता है नहीं है, कुछ नई चीजें बताई थी, हम देखते हैं। तो देखिए नील्स बोर का जो एक्सपेरिमेंट है, आपको पता है एटम में न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, न्यूक्लियस में प्रोटॉन है, न्यूट्रॉन प्रेजेंट होते हैं, और इलेक्ट्रॉन अपने चारों तरफ फिक्स ऑर्बिट में चक्कर लगाते हैं, है नहीं है। चाहे वो के सेल में लगाए, मेरे पास जो है ये मेरे पास न्यूक्लियस है, ये मेरे पास के सेल है, ये मेरे पास एल सेल हो गया, और ये मेरे पास एन सेल हो गया। एम भी हो सकता, के एल एम हो गया, फिर एन भी हो सकता, ओ भी हो सकता, पी भी हो सकता है, ठीक है भाई। अब ये जो के सेल है इसके एनर्जी फिक्स है, के सेल की एनर्जी क्या है, फिक्स, और एल सेल की अपनी एनर्जी फिक्स है, और एम सेल की अपनी एनर्जी फिक्स है। ऐसे एन सेल की एनर्जी फिक्स होगी, ऐसे ओ सेल की फिक्स होगी, ऐसा बोर ने बताया, है नहीं। इलेक्ट्रॉन कहीं भी नहीं घूमता है, इलेक्ट्रॉन जो है कहीं भी नहीं घूमेगा, कोई बात नहीं, इलेक्ट्रॉन जो है कहीं भी नहीं घूमेगा, अपने फिक्स ऑर्बिट में, अपने डिस्क्रीट ऑर्बिट में घूमता है इलेक्ट्रॉन। अब इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कम है, लेकिन एन वाले ऑर्बिट में घूमेगा, ओ वाले ऑर्बिट में घूमेगा, नहीं है। हर इलेक्ट्रॉन की हर ऑर्बिट की एनर्जी फिक्स होती है नहीं है। उन ऑर्बिट को बोलते हैं एनर्जी लेवल्स या एनर्जी ऑर्बिट, समझ में आया नहीं। जैसे के एनर्जी लेवल है, एल एनर्जी लेवल है, एम एनर्जी लेवल है, एन एनर्जी लेवल है नहीं है। इसकी एनर्जी फिक्स है, तो इनको बोलते हैं स्टेशनरी ऑर्बिट। क्या बोलते हैं, स्टेशनरी ऑर्बिट। उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूमेगा उसकी एनर्जी भी कांस्टेंट होती है, हमेशा सेम ही रहती है। बोर ने बताया कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है तो उसकी एनर्जी में कोई फर्क नहीं पड़ता, उसकी एनर्जी सेम ही रहती है, समझ में आया नहीं है। तो पहला पॉइंट है, एटम कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव चार्ज न्यूक्लियस अराउंड व्हिच इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व इन डिस्क्रीट ऑर्बिट। डिस्क्रीट ऑर्बिट का मतलब क्या होता है, एक फिक्स ऑर्बिट है जिसकी एनर्जी जो है कांस्टेंट होती है। इलेक्ट्रॉन चाहते हुए भी किसी दूसरे ऑर्बिट में नहीं जा सकता, जब तक उसको एनर्जी मिल नहीं जाती, या जब तक अपनी एनर्जी को लॉस नहीं कर देता। अगर एनर्जी लॉस करेगा तो वो लोअर ऑर्बिट में आता है, अगर एनर्जी गेन करेगा वो हायर ऑर्बिट में जाएगा, हायर शेल में जाएगा। ऑर्बिट और शेल एक ही बात समझ में आ गई भाई। दूसरा, each of these orbits are associated with certain value of energy and these orbits are called energy shell or orbit। समझ में आ गया नहीं आ गया। ये जो हर एक ऑर्बिट होते हैं, जैसे के ऑर्बिट है, ऑर्बिट बोलते हैं, शेल बोल दो, एल ऑर्बिट है, एम ऑर्बिट है और एन ऑर्बिट है। इसके हर एक शेल की, हर एक ऑर्बिट की एनर्जी जो है वो फिक्स होती है नहीं है, जिसको हम बोलते हैं एनर्जी लेवल या एनर्जी ऑर्बिट। बात समझ में आ गई, दिक्कत है। स्टार्टिंग फ्रॉम न्यूक्लियस एनर्जी लेवल्स आर के एल एम एन ओ पी। के एनर्जी लेवल हो गया या एनर्जी ऑर्बिट हो गया, एल एनर्जी ऑर्बिट है, एम एनर्जी ऑर्बिट है, ओ एनर्जी ऑर्बिट है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई, है नहीं। फर्स्ट शेल हैव लोएस्ट एनर्जी ऑर्बिट। जो के सेल है, न्यूक्लियस के बगल में जो के सेल है सबसे पास, उसकी एनर्जी सबसे कम होगी। बात समझ में आ गई नहीं आ गया। उसके बाद एल की ज्यादा होगी, एम की ज्यादा होगी, एन की ज्यादा होगी। जैसे जैसे ऊपर को बढ़ते जाएंगे, शेल बढ़ते जाएंगे, उसकी एनर्जी भी बढ़ती जाएगी। समझ में आ रही है, दिक्कत है। तो एक फॉर्मूला होता है, जब हम 11th क्लास में जाएंगे वहां पर इस इलेक्ट्रॉन की एनर्जी निकालने का फॉर्मूला होता है। इसकी वेलोसिटी भी होती है, इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है ना, तो उसकी कुछ वेलोसिटी होती है, और सबसे तेज रिवॉल्व कहां करता पता है इलेक्ट्रॉन? सबसे तेज रिवॉल्व सबसे पहले वाले से के में सबसे तेज रिवॉल्व करेगा। दिक्कत है, जैसे जैसे बाहर जाने जाएगा रिवॉल्यूशन कम होते जाएगा, स्पीड कम होती जाएगी, लेकिन एनर्जी बढ़ती जा रही है। एटम की एनर्जी क्या होती जा रही है? किसी भी इलेक्ट्रॉन की हायर ऑर्बिट में जाके एनर्जी बढ़ती जाएगी।
समझ में आ रही है? कोई इलेक्ट्रॉन फर्स्ट ऑर्बिट में घूम रहा है, उसकी एनर्जी कुछ है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है सेकंड ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई इलेक्ट्रॉन जो है थर्ड ऑर्बिट में घूम रहा है, कोई फोर्थ ऑर्बिट में घूम रहा है। जितना ऑर्बिट बढ़ेगा, शेल बढ़ेंगे, एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स भी बढ़ते जाएगी। दिक्कत है भाई? और एनर्जी ऑफ एन इलेक्ट्रॉन रिमेन सेम as long as it remains in a discrete orbit। कोई भी इलेक्ट्रॉन जब किसी पर्टिकुलर ऑर्बिट में है तो उसकी एनर्जी सेम रहेगी, बदलती नहीं है। इट डज नॉट रेडिएट एनर्जी व्हाइल रिवॉल्विंग। किसी भी डिस्क्रीट या फिक्स्ड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन घूम रहा है तो उसकी एनर्जी भी लॉस नहीं होती है। रेडिएट का मतलब होता है एमिट या लॉस, ठीक है ना? तो उसकी एनर्जी में कोई मतलब बोले तो कमी या कोई ज्यादा या कमी नहीं होती है, फिक्स रहती है, कोई रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। समझ में आगे नहीं आ गया? दिक्कत है? और एक पॉइंट और है, 6 पॉइंट, कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन को हायर ऑर्बिट में जाता है, पहले मान लीजिए कोई इलेक्ट्रॉन के सेल में है, अब वो इलेक्ट्रॉन एल सेल में जाना चाहता है या एम सेल में जाना चाहता है, तो उसको एनर्जी को गेन करना पड़ेगा। एनर्जी इज नीडेड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड, एनर्जी इज रिक्वायर्ड। क्योंकि आपको पता है के सेल में इस ऑर्बिट की एनर्जी कम है, एल सेल में एनर्जी ज्यादा होगी, तो वहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं ना उसकी भी तो एनर्जी ज्यादा होगी। अब मान लीजिए एक इलेक्ट्रॉन के में है, वो अपनी उतनी एनर्जी देगा कि यहां से जाएगा, घूम जाएगा क्या? नहीं, पहले तो जा ही नहीं सकता है। समझ में आ गया है? क्योंकि यहां पर जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी ज्यादा है। इलेक्ट्रॉन अपना ऑर्बिट छोड़ेगा तो उसको एनर्जी चाहिए अगर वो हायर ऑर्बिट में जा रहा है। समझ में आ गया है? अगर कोई इलेक्ट्रॉन के एल एम एन ऊपर वाले या हायर एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है तो उसको एनर्जी चाहिए, देनी पड़ेगी एनर्जी। समझ में आ गया? और अगर कोई इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर एनर्जी ऑर्बिट में जा रहा है, अब आप मुझे बताओ, कोई इलेक्ट्रॉन एम शेल में घूम रहा है, फिर वो के में आना चाहता है, अरे के वाले शेल की तो एनर्जी कम है ना, उसमें जो इलेक्ट्रॉन घूम रहा है उसकी एनर्जी भी कम होगी नहीं होगी? इसका मतलब है जब वो नीचे वाले ऑर्बिट में आएगा तो अपनी एनर्जी रिलीज करेगा। क्या करेगा? एनर्जी रिलीज करेगा। एनर्जी और रिलीज कर देगा, नीचे आ जाएगा, और रिलीज करेगा, नीचे आ जाएगा, और रिलीज करेगा, नीचे आएगा, और रिलीज करेगा। एक टाइम ऐसा आएगा कि वो न्यूक्लियस में गिर जाएगा। समझ में आ गया? दिक्कत है भाई? तो ये बोर एटॉमिक मॉडल के बारे में डिस्कस किया। दिक्कत? और मैंने आपको ये भी बता रखा है, जैसे के सेल है, एन की वैल्यू 1 होगी, एल सेल हो गया सर एन की वैल्यू है 2, सर एम सेल है एन की वैल्यू होगी 3, सर एन सेल है एन की वैल्यू होगी 4। एन नंबर ऑफ शेल को रिप्रेजेंट कर रहा है, एन जो है नंबर ऑफ ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। ठीक है भाई? किसी भी सेल, अगर हम डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात करेंगे, तो किसी भी सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आएंगे? कौन से फॉर्मूले से होता है भाई? 2n स्क्वायर। तो भाई ध्यान दो इधर, किसी भी सेल में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स आएंगे? फॉर्मूला होता है 2n स्क्वायर। समझ में आया? जैसे के सेल है, n की वैल्यू 1 है, तो के सेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं भाई? 2 आ सकते हैं। n की वैल्यू 2 रखिए, कितने आ सकते हैं? 8। n की वैल्यू 3 रखिए, m सेल में कितने आ सकते हैं? 8, 18, और यहां कितने आ सकते हैं? 32। समझ में आगे नहीं आ गया? दिक्कत है? तो के सेल, एल सेल, एम सेल और एन सेल, इसमें कितने मैक्सिमम इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2n स्क्वायर वाला फॉर्मूला से हम उसको निकाल सकते हैं। एन यहां पर किसी भी सेल या किसी भी ऑर्बिट को रिप्रेजेंट कर रहा है। बात समझ में आ गई? दिक्कत है भाई? फिर यहां से हम लोग देखते हैं भाई, देखिए कोई भी इलेक्ट्रॉन जो है, और हम जैसे मान लो जो मैंने बोल दिया हीलियम का एटॉमिक नंबर 2, समझ में आ गया? अब इसका मतलब इसमें प्रोटॉन भी 2 ही होंगे, है नहीं है? अगर और इलेक्ट्रॉन भी 2 है, ये न्यूक्लियस है हीलियम का, ये के शेल हो गया। बताओ के शेल में मैक्सिमम कितने इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं? 2 आ सकते हैं। ये हमारा राइट तरीका है भरने का। अगर हम ऐसा करना चाहें, ये न्यूक्लियस है, ये के शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया और फिर एल शेल में 1 इलेक्ट्रॉन भर दिया, ये बिल्कुल गलत है।
जब तक हमारा इनर मोस्ट ऑर्बिट कंप्लीट नहीं हो सकता, उसके बाद उससे पहले हम आगे वाले ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन को फिल नहीं कर सकते। बात समझ में आएगी? दिक्कत है क्योंकि एनर्जी का फर्क है। समझ में आ रही है? पहले जो इलेक्ट्रॉन हम भरते हैं वो लोअर एनर्जी ऑर्बिट में भरते हैं, उसके बाद इलेक्ट्रॉन्स को कहां भरेंगे? हायर एनर्जी ऑर्बिट में। जैसे ये हीलियम का रिप्रेजेंटेशन है, सही है। हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं, के शेल में आ गए, है ना? अब यहां पर मैंने ये के शेल बना दिया, यहां पर मैंने एल शेल बना दिया। अब 2 ही इलेक्ट्रॉन है, अब मैं एक इलेक्ट्रॉन को के शेल में भरूं, एक इलेक्ट्रॉन को एल शेल में भरूं, ये बिल्कुल ऐसा नहीं कर सकता। जब तक मेरा लोअर एनर्जी ऑर्बिट फिल नहीं हो जाता, मैं जो है हायर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को फिल नहीं कर सकता हूं। बात समझ में आई? और आउटर मोस्ट सेल में जो है, आउटर मोस्ट ऑर्बिट में या आउटर मोस्ट सेल में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। ये बोर नहीं बताया। दिक्कत है भाई? अरे दिक्कत है, इसलिए हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं 2,8,8,2 समथिंग ऐसे करते हैं। अरे बात समझ में आएगी नहीं आएगी? दिक्कत है भाई? तो बताओ इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? अरे किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे? हेलो भाई, डरा रहे हो? किसी भी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन कैसे फिल करेंगे बताओ? सर सबसे पहले हम लोअर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को फिल करेंगे। जब तक लोअर एनर्जी ऑर्बिट हमारा फिल नहीं हो जाता, उसके बाद जो है हम लोग हायर एनर्जी ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन्स को भरते हैं। हालांकि देखो, जब आप अगली क्लास में जाओगे ना, इधर देखिए, जब आप 11th क्लास में हायर क्लास में जाओगे तो तुम 2,8,8 को भूल जाओगे। तुम उसके बाद 1s2 2s2 2p6 करके इलेक्ट्रॉन्स को भरोगे शेल में। समझ में आया नहीं? अरे दिक्कत है भाई? अरे भैया प्रॉब्लम है? तो इस तरीके से जो है हम लोग चीजें करने वाले हैं। ठीक है, अब हम देखते हैं वैलेंसी क्या होता है, वैलेंस इलेक्ट्रॉन्स क्या होता है। समझ में आया नहीं? तो हम लोग जो है पहले हम 10 एलिमेंट लिखते हैं, उसके इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखते हैं। बताओ भाई, एक एक करके 10 एलिमेंट बताओ जल्दी से। पहला हो गया हाइड्रोजन, एटॉमिक नंबर 1। दूसरा हो गया हीलियम 2, लिथियम 3, बेरिलियम 4, बोरॉन 5, कार्बन 6, नाइट्रोजन 7, ऑक्सीजन 8, फ्लोरीन 9 और यहां नियोन लिख देते हैं। भैया समझा नहीं? इधर देखो, बात नहीं होनी चाहिए भैया। नाम ले लूंगा फिर देख लो, घर वाले सुन जाएंगे। इधर देखो, अब आप देखो, आपको ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है इसके पास। आप अभी मान लो जो एटॉमिक नंबर है वही नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है नहीं है? जो एटॉमिक नंबर है वो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स के बराबर है, भी आप मान लीजिए। अब आप इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना है। बताओ हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कितना होगा? 1। कितना होगा भाई? 1। हीलियम का कितना होगा? 2। क्योंकि पता है मैं के से कर रहा हूं, तो के में मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। लिथियम में कितने होंगे भाई? 2,1। इसमें कितने होंगे? 2,2। इसमें कितने होंगे? 2,3। इसमें कितने होंगे? 2,4। इसमें कितने होंगे? 2,6, 2,7 और 2,8। अब आप देखो कहानी स्टार्ट करते हैं। देखो कुछ इस तरीके से कहानी है। देखिए मैं आपको ये बताना चाहता हूं, देखो भाई, कोई भी एटम है, अगर हम पीरियोडिक टेबल की बात करें या एलिमेंट या एटम की बात करें, जैसे हीलियम है, हीलियम हो गया, नियोन हो गया, इनको बोलते हैं नोबल गैसेस या जीरो ग्रुप फैमिली। अब आप यहां देखिए, इनके अलावा जितने भी एटम हैं, जितने भी एलिमेंट हैं भाई, किसी के पास मतलब अनस्टेबल है। सब क्या है? अनस्टेबल। अपने आप को स्टेबल करने के लिए कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन लॉस करता है या तो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा। हर एटम जो है अपने कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस की तरह करना चाहता है। इसका मतलब यह हो गया कि कोई सा भी एटम है या एलिमेंट है, वो अपना कॉन्फ़िगरेशन को नोबल गैस एलिमेंट की तरह करना चाहता है, क्योंकि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए। कोई भी इलेक्ट्रॉन ये नहीं चाहता कि मेरे आउटर मोस्ट सेल में ज्यादा इलेक्ट्रॉन हो या मेरे आउटर मोस्ट सेल में कम इलेक्ट्रॉन हो, है नहीं है? दो आउटर मोस्ट सेल में या तो 2 इलेक्ट्रॉन रखना चाहेगा हीलियम, या तो 8 रखना चाहेगा। समझ में आ रही है? दिक्कत है। तो इस वजह से जो है कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन जो है, कोई भी एलिमेंट जो है इलेक्ट्रॉन को गेन या लॉस करेगा। अब देखो कहानी पढ़ते हैं। देखिए ये जो मेरे
ये मेरा आउटरमोस्ट सेल, ये कौन सा सेल है भाई? अरे कौन सा है भाई? ये आउटरमोस्ट सेल। ये आउटरमोस्ट सेल देखिए, आउटरमोस्ट सेल, आउटरमोस्ट सेल में जितने भी इलेक्ट्रॉन होंगे वैलेंस इलेक्ट्रॉन। देखो आउटरमोस्ट सेल को हम वैलेंस शेल भी बोलते हैं। कौन सा सेल बोलते हैं? आउटरमोस्ट सेल को वैलेंस शेल भी बोला जाता है, वैलेंस शेल या आउटरमोस्ट सेल। अब आप देखो, तुम अगर इनको छेड़ोगे, ये जो 2 इलेक्ट्रॉन आपको दिख रहे हैं तो ऑक्टेट कंप्लीट है ना, इसका डुप्लेट तो कंप्लीट है नहीं? बताओ, ये इलेक्ट्रॉन, इसको तो आपको कुछ नहीं करना है, जो भी करोगे आप इसका करोगे। जो आउटरमोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट है इन्हीं का तो करोगे, इन्हीं का तो लॉस करोगे, इन्हीं का तो गेन, इन्हीं से तो कुछ गेन करोगे। समझ में आया नहीं आया? तो जो भी लेन देन करेंगे वो हम इन इलेक्ट्रॉन से करेंगे, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं भाई? तो जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट हैं, जितने भी इलेक्ट्रॉन जो है आउटरमोस्ट सेल में प्रेजेंट हैं, इनको बोलते हैं वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्या बोलते हैं? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। समझ में आ रही है? जितने भी इलेक्ट्रॉन आउटरमोस्ट शेल में प्रेजेंट हैं उनको हम वैलेंस इलेक्ट्रॉन बोलते हैं। लेन देन इन्हीं इलेक्ट्रॉन से होगा, लेन देन। अब समझ में आ रही है? अब आप देखो, दूसरा टॉपिक में बात करता हूं वैलेंसी। क्या बात करते हैं भाई? वैलेंसी। वैलेंसी का मतलब मैं आपको समझाता हूं सिंपल वे में वैलेंसी क्या होती है। देखो, कोई भी एटम या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस, कोई भी एटम जो है या तो इलेक्ट्रॉन का लॉस करेगा या तो क्या करेगा भाई? या तो क्या करेगा? गेन करेगा। कोई भी एटम जो है इलेक्ट्रॉन का या तो लॉस करेगा या तो गेन करेगा। एटम को लॉस करने में अगर फायदा है, क्या बोला? एटम को अगर लॉस करने में फायदा है तो वो उसकी वैलेंसी है। अगर एटम को गेन करने में इलेक्ट्रॉन्स का फायदा है तो वो उसकी वैलेंसी है। बात समझ में आ गई नहीं आ गई? एटम का जिसमें ज्यादा फायदा वो उसकी वैलेंसी। बात खत्म। और अगर किताब की लैंग्वेज लिखें तो दिस इज द कंबाइनिंग कैपेसिटी ऑफ द एलिमेंट। किसी भी एलिमेंट की, किसी भी एटम की कंबाइनिंग कैपेसिटी है भाई वैलेंसी। तो मैंने क्या बोला? कोई भी एटम या तो लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन को या तो क्या करेगा? गेन करना चाहेगा, क्योंकि वो चाहता है कि उसका एटम जो है वो जो है स्टेबल हो जाए, अपना इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन जो है नोबल गैस की तरह करना होता है। समझ में आ रही है? तो मैंने क्या बताया? एटम को अगर लॉस करने में फायदा है तो वो उसकी वैलेंसी है, एटम को गेन करने में फायदा है तो उसकी वैलेंसी है। बात समझ में आ गई? चलिए वैलेंसी की बात करते हैं। बताओ, हाइड्रोजन के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 1। एक ही चाहिए, डुप्लेट बनाना है। बताओ वैलेंसी कितना हो गया? 1। बताओ हीलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? 2 इलेक्ट्रॉन। क्या कोई और चाहिए क्या? नहीं चाहिए। ये ना किसी से इलेक्ट्रॉन लेना चाहता, नहीं इलेक्ट्रॉन देना चाहता है, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी? 0। कितनी होगी भाई? अरे वैलेंसी 0, वैलेंस इलेक्ट्रॉन 2, वैलेंसी कितनी होगी? 0 होगी, क्योंकि ना ही इसने इलेक्ट्रॉन को लॉस करना है, ना ही इसने इलेक्ट्रॉन को गेन करना है। तलवारबाजी मत करो भाई। इधर देखो, इधर देखिए, लिथियम की अगर बात करते हैं, बताओ लिथियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन? बताओ इन इलेक्ट्रॉन को कौन से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। कौन से इलेक्ट्रॉन बोलेंगे भाई? वैलेंस इलेक्ट्रॉन। बताओ कितने होने चाहिए इस इलेक्ट्रॉन में? इस ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए? 8। कितने होने चाहिए? 8। बताओ कितने चाहिए इसको? 8। अरे अभी कितने चाहिए? 7 चाहिए। बाजे फट जाएंगे 7 इलेक्ट्रॉन लेने में इसके। इससे क्या करेगा? किस लॉस? आसानी से 1 इलेक्ट्रॉन को लॉस कर देगा, किसी को दे देगा जिसको जरूरत है। बताओ क्या इलेक्ट्रॉन ले रहा है? नहीं। कितने चाहिए? 7। इच्छा होगी इसकी, इच्छा इसकी भी होगी, कोई मुझे दे दे तो मैं अपने कॉन्फ़िगरेशन को कितना कर दूं? 8 कर दूं, ऑक्टेट पूरा कर लूं। बात समझ में है? लेकिन इसकी कंडीशन कोई मानने को तैयार नहीं है, इसलिए 1 इलेक्ट्रॉन आसानी से बिना किसी शर्त के दे देगा। मतलब इलेक्ट्रॉन क्या कर रहा है? लॉस। बताओ वैलेंसी कितनी होगी? 1। बात समझ में है? बताओ बेरिलियम के आउटरमोस्ट शेल में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। कितने चाहिए इसको? 6। इच्छा इसकी भी होगी कि कोई इसको भी दे दे, इसकी भी इच्छा पूरी कर दे। बात समझ में आई? लेकिन इच्छा कोई मानने को इसके तैयार नहीं है, इसलिए किसी आसानी से 2 इलेक्ट्रॉन किसी को दे देगा बिना किसी शर्त के, बिना किसी शर्त के। तो भैया कितने हो गए? वैलेंसी कितनी होगी?
अब बताओ बेरिलियम सॉरी बोरोन, बोरोन के एटॉमिक नंबर कितने इलेक्ट्रॉन? इसके भी ये भी लेना चाहता है, ये भी लेना चाहेगा। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए इसको? 5। क्या कोई इसकी इच्छा पूरी कर पाएगा? नहीं। इसलिए बिना संकेत दे देगा, ले लो। बताओ कितनी वैलेंसी होगी भाई? 3। बात समझ आई कि नहीं आई? अब कार्बन ये ले भी सकता है और दे भी सकता है, लेकिन अब 4 ही तो चाहिए ना इसको, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी भाई? 4। इसलिए कार्बन जो है टेट्रावैलेंट है। टेट्रा का मतलब कितना होता है? 4। वैलेंट का मतलब होता है वैलेंसी, वैलेंट का मतलब क्या होता है? वैलेंसी। बताओ आ गया नाइट्रोजन, कितने इलेक्ट्रॉन है? 5। अब नहीं देगा, देते देते इलेक्ट्रॉन थक गए हैं लोग, अभी लेंगे, अभी लेंगे। बताओ कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए भाई? 3। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? अरे 3 फायदा ना, इसको हम लेने ऊपर हम देते देते थक गए हैं, इसको इलेक्ट्रॉन्स को लेने फायदा है। आउटर में सबसे कितने इलेक्ट्रॉन है भाई? 5। कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए? 3। तो 3 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो वैलेंसी कितनी होगी भाई? 3 होगी। बताओ ऑक्सीजन के आउटर में कितने इलेक्ट्रॉन है? 6। क्या देगा? क्या घाटा है देने में, इससे अच्छा 2 इलेक्ट्रॉन लेगा। कहीं से ले सकता है, तो इसकी इच्छा है कहीं से भी ले सकता है, और देने वाला चाहिए। कितने इलेक्ट्रॉन? 2। वैलेंसी कितनी होगी भाई? 2। बताओ फ्लोरीन के आउटर में कितना इलेक्ट्रॉन? 7। इसको देनी चाहिए। अब जिसका भी लेगा 1 इलेक्ट्रॉन लेगा। दिक्कत है भाई? कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 1। ये कहता है मेरे पास सब कुछ है, मैं संपूर्ण हूं, तो इसकी वैलेंसी कितनी होगी भाई? 0। ये ना किसी को देगा ना किसी से लेगा। दिक्कत है भाई? अरे प्रॉब्लम है किसी को? तो ये मैंने आपको वैलेंसी बता दी और ये मैंने आपको वैलेंस इलेक्ट्रॉन बता दी, है नहीं भाई? तो इस तरीके से जो है वैलेंसी, और आपको देखो 20 तक याद होनी चाहिए। 9th क्लास में आप लोग, तो आपको 20 तक तो ये वैलेंसी इलेक्ट्रॉन वैलेंस सब याद होनी चाहिए, है नहीं भाई? और जो है एलिमेंट अगर याद कर सको तो 30 40 तक याद करना, 30 तक तो याद होनी चाहिए आपको 0 तक। बात समझ में आई नहीं? दिक्कत है? तो वैलेंसी समझ में आ गया भाई? अरे वैलेंसी इलेक्ट्रॉन समझ में आ गया? अरे दिक्कत है? बात हम इसको चार्ज से रिप्रेजेंट करते हैं, चार्ज से। जैसे इसको 1 इलेक्ट्रॉन चाहिए, 1 इलेक्ट्रॉन लेगा तो माइनस क्या देगा भाई? -1 इसका चार्ज हो गया, -2 इसका चार्ज हो गया, -3 इसका चार्ज हो गया। बात समझ में आई नहीं? दिक्कत है भाई? नहीं अभी कहाँ चलेंगे भाई? मैं तो मौसम बन रहा है यार। चले थोड़ी देर जाएंगे, रुकिए। अभी तो कितना अभी तो 8-9 बजे आएंगे, 20 मिनट जाएगा, 20 मिनट छोड़ दूंगा। 20 मिनट? हाँ चक्कर खत्म करवाना। चलिए भाई इधर देखिए, अब हम एटॉमिक नंबर की बात करते हैं। देखो एटॉमिक नंबर भाई, अगर एटॉमिक नंबर की बात करेंगे या एटॉमिक मास की बात करेंगे भाई, आपको पता है, इधर देखिए, इधर देखिए, आपके पास एक एटम है, ये इसका न्यूक्लियस है, एटम का न्यूक्लियस है और इसमें इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं। आपको पता है न्यूक्लियस में क्या होते हैं भाई? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अरे प्रोटॉन एंड क्या होते हैं? न्यूट्रॉन। अब ये भी बताया सर इलेक्ट्रॉन जो है न्यूक्लियस के चारों तरफ चक्कर लगा रहा है, किसी को दिक्कत है क्या? नहीं सर। अब आप यहां देखिए, ठीक हो? कैसे किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर, किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है? तो एटॉमिक नंबर बराबर नंबर ऑफ प्रोटॉन। कितने? क्या भाई? नंबर ऑफ, अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ, अरे जैसे कार्बन है, कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है भाई? अरे कार्बन का एटॉमिक नंबर क्या है? 6 है, 6 है भाई। तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन भी कितने होंगे? 6 होंगे। और नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे भाई? अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन भी क्या होंगे? 6 होंगे। जो 6 है ना, ये किसको रिप्रेजेंट कर रहा है भाई? नंबर ऑफ प्रोटॉन को रिप्रेजेंट करेगा। जैसे मान लो कार्बन ने 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए, तो बताओ कार्बन ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन ले लिए तो कार्बन के पास कितने इलेक्ट्रॉन बच गए? अरे 2 इलेक्ट्रॉन का गेन 8 होगी, नहीं होगी? कार्बन ने अगर 2 इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले तो कार्बन के पास 8 होंगे, लेकिन कार्बन के प्रोटॉन कितने होंगे? 6 होंगे, है नहीं? उसमें चार्ज, उसके नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं,
किसी भी एटम के नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन हमेशा उतने ही रहेंगे। प्रोटॉन को तोड़ने के लिए बहुत सारे अमाउंट में एनर्जी देनी पड़ती है, आसानी से प्रोटॉन को अलग नहीं कर सकते। अरे बात समझ में नहीं? तो भाई अगर मान लीजिए क्लोरीन है, क्लोरीन के पास एटॉमिक नंबर होता है 17। बताओ क्लोरीन का एटॉमिक नंबर 17 का मतलब इसके बाद नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे? अरे नंबर ऑफ प्रोटॉन तो 17 ही होंगे। किसी भी एटम का एटॉमिक नंबर उसके प्रोटॉन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है। अब बताओ क्लोरीन ने एक इलेक्ट्रॉन ले लिया तो क्लोरीन में कितने इलेक्ट्रॉन हो गए भाई? 8। कितने हो गए? सॉरी 18। कितने हो गए? 18। तो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो 18 हो गए, लेकिन नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे भैया? एटॉमिक नंबर के बाद। ए कृष्णा जी क्या बोल रहे? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन कितने होंगे भाई? 17। तो प्रोटॉन हमेशा उतने ही रहेंगे। किसी भी एटम में से इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं, लेकिन प्रोटॉन का अमाउंट उतना ही होगा। प्रोटॉन जो है किसी भी एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। कि भाई किसी को दिक्कत है क्या? देखिए अब बात करते हैं मास नंबर। किसकी बात करते हैं भाई? इधर देखिए, अगर आपको पेपर में आ गया व्हाट इज मास नंबर तो आप लिख देना किसी भी एटम का मास जो होता है एटॉमिक मास नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को रिप्रेजेंट है नहीं? जब नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिला देंगे तो क्या निकल के आएगा बाहर? एटॉमिक मास। तो एटॉमिक मास मतलब क्या हो गया भाई? प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन मिला दोगे, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन मिला देंगे, प्लस कर देंगे तो एटॉमिक मास आपको दे। बात समझ में आई नहीं आई? दिक्कत बताओ इन दोनों को कंबाइनली क्या बोलते हैं? क्या बात है, क्या बोलते हैं भाई? समझ आ गया? तो नंबर ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स को मिलाएंगे तो बन जाएगा एटॉमिक मास। दिक्कत है क्या? तो एक तो प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन को कंबाइनली क्या कहते हैं? ये कहां मिलते हैं? अरे कहां मिलते हैं भाई? न्यूक्लियस। कहां मिलते हैं? और मैंने बताया न्यूट्रॉन एंड प्रोटॉन्स भाई मतलब घनघोर फोर्स के कारण मतलब बाइंड होते हैं। न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स के कारण टाइटली बॉन्ड होते हैं। तुम चाहोगे तो टूट भी नहीं सकते, चाहने से टूट जाता है। बात समझाएंगे? दिक्कत है भाई? तो ये एटॉमिक मास हो गया, ये एटॉमिक नंबर। दिक्कत है? अब उसके बाद जो है आइसोटोप्स एंड आइसोबार दोनों का पता चला, ठीक है भाई। अब आप यहां देखो भाई, पहली बात किसके आएगा भाई? आइसोटोप। दोबारा बात किसके आएगी भाई? आइसो। देखो आइसो का मतलब सेम होता है लैंग्वेज में, आइसो का मतलब सेम। अब आइसोटोप्स की बात करेंगे। आइसोटोप एलिमेंट तो सेम होगा, सेम एलिमेंट की बात चलेगी। किसकी बात चलेगी भाई? यहां किसकी बात चलेगी भाई? डिफरेंट एलिमेंट। बात समझ आई नहीं आई? है सेम एलिमेंट का हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप होते हैं। एक है 1H1, एक है 1H2, एक है 1S3। इसको बोलते हैं प्रोटियम, इसको बोलते हैं ड्यूटेरियम, इसको बोलते हैं ट्राइटियम। बात समझ आई नहीं आई? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट, एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक नंबर। बताओ क्या नंबर सेम है भैया? एटॉमिक नंबर सेम है। क्या है भैया? एटॉमिक नंबर सेम है, लेकिन एटॉमिक मास क्या है? अलग अलग है। ऐसे कार्बन के भी आइसोटोप होते हैं, नाइट्रोजन के भी होते हैं, गोल्ड के तो बहुत सारे होते हैं। बात समझ नहीं आई? यहाँ लेफ्ट भी लिख सकते, राइट भी लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं भाई। बात समझ आ गई? आ गई? तो 1H1, 1H2, 1S3 ये जो है हमारे आइसोटोप्स हैं। जैसे कार्बन C6, जैसे कार्बन के आइसोटोप्स क्या हो गए? 6C12, 6C13, 6C14। ये इसके आइसोटोप्स हैं कि एलिमेंट तो सेम है, कार्बन एलिमेंट तो सेम है, हाइड्रोजन। बात समझ आ गया? लेकिन उसमें जो है डिफरेंट डिफरेंट क्या है? फॉर्म है उसके, कि सबका एटॉमिक नंबर तो सेम है, लेकिन मास क्या है? अलग अलग। ठीक है? एटम्स ऑफ सेम एलिमेंट हैविंग सेम एटॉमिक मास, सॉरी सेम एटॉमिक नंबर बट डिफरेंट एटॉमिक मास, इसको हम आइसोटोप्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? आइसोटोप्स। फिर आ गया आइसोबार्स। क्या आ गया भैया? आइसोबार्स। आइसोबार्स, आइसोबार का मतलब है डिफरेंट एलिमेंट।
हैविंग सेम, देखो डिफरेंट एलिमेंट होगा, डिफरेंट एटम भी होंगे, है क्या होगा? डिफरेंट एलिमेंट्स हैविंग सेम एटॉमिक मास बट डिफरेंट एटॉमिक नंबर। जैसे आर्गन, आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 18। कैल्शियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है? 20। देखो दोनों एलिमेंट अलग अलग है, इसका एटम भी अलग अलग होंगे। बताओ इसका एटॉमिक मास कितना होता है? 40। इसका भी कितना होता है भाई? समझ में नहीं है? दिक्कत है भाई? The species which having different atomic number but the same atomic mass represent isobars। क्या रिप्रेजेंट करता है भाई? isobars। समझ आ गया? लेकिन एक क्वेश्चन आता है तुम्हारे पेपर में, क्या आता है? एक क्वेश्चन इधर देखिए, ओ भाई देखो, एक क्वेश्चन तुम्हारे पेपर में आता है आइसोटोप से रिलेटेड। मान लीजिए एक किसी भी एक एलिमेंट है, उसके दो आइसोटोप्स हैं, सेम एलिमेंट है। मान लीजिए इसका एटॉमिक मास P है, इसका एटॉमिक मास कितना है? P और इसका नंबर मान लो 1 है, 1 मान लो, इसका भी एटॉमिक नंबर 1 ही होगा, आइसोटोप है तो। और मान लो इसका एटॉमिक मास क्या होगा? मान लो Q है, कितना है? Q है। बताओ एक का मास P है, एक का मास Q है। मान लो ये रखा है 25% और ये रखा है 75%। अरे एक एलिमेंट में जिसके दो आइसोटोप हैं, एक 25% में कंसिस्ट करता है, एक करता है 75%, एक का मास P है, एक का मास Q है। पता है क्या बोलता है? एवरेज एटॉमिक मास बताओ। क्या बताओ? एवरेज एटॉमिक मास। कुछ नहीं करना है, हम आपको ट्रिक बता रहे हैं, देखिए इधर कुछ नहीं करना है। P इनटू परसेंटेज 25/100 प्लस जितने होंगे 3 4 5 जितने अभी दो ही है, बताओ Q क्या है यहाँ पे? एटॉमिक मास। Q इनटू 75/100 आ जाएगा, किसमें आ जाएगा? U में। किसमें आ जाएगा? ये ऐसे करके निकालेगा, 2-3 नंबर का क्वेश्चन आता है, पता है ना? ऐसे 3 होंगे तो आइसोटोप का मास इनटू परसेंटेज, परसेंट का मतलब 100 होता है, प्लस आइसोटोप का मास इनटू परसेंटेज और लास्ट में U लगाना, यूनिफाइड मास या एटॉमिक मास यूनिट, जो कि बहुत छोटी होती है। बात समझ आ गया नहीं गया? तो फिर जब आंसर आएगा तो लास्ट में U लगा देंगे। U का मतलब है बहुत छोटी यूनिट है, बहुत छोटी, एटॉमिक मास यूनिट, एटॉमिक मास यूनिट। तो इस तरीके से जो है मैंने आपको बता दिया आइसोटोप्स, आइसोबार्स के बारे में हम कैसे डिस्कस करेंगे। भाई दिक्कत है किसी को? जैसे इसमें एक और आ गया x बार, एक और आ गया प्लस उसका मास इनटू उसका परसेंटेज U में दिखा। बात समझ आ गया है? दिक्कत है भाई? तो आपकी जिम्मेदारी है कि आपको 20 तक एटॉमिक नंबर, नंबर ऑफ प्रोटॉन, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, नंबर ऑफ मास सब याद करना है आपको। हाँ एक चीज और है, मान लीजिए कोई एलिमेंट आपके पास x है, कोई एलिमेंट क्या है भाई? x। कभी कभी पूछ देता है, मान लीजिए यहां लिख देता है z, यहां लिख देता है a, z और a। z किसको रिप्रेजेंट करेगा? नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी, प्रोटॉन को भी कर सकता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी, नंबर ऑफ प्रोटॉन को भी कर सकता है। और आपको पता है नंबर ऑफ प्रोटॉन किसको रिप्रेजेंट करता है? एटॉमिक नंबर। किसको रिप्रेजेंट करता है भाई? एटॉमिक नंबर को रिप्रेजेंट करता है। और ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? ए, एटॉमिक मास को रिप्रेजेंट करता है। भाई दिक्कत है? प्रॉब्लम? मैंने आपको बताया किसी भी एटम के प्रोटॉन कहीं जाते हैं, लेकिन उसके इलेक्ट्रॉन कम ज्यादा हो सकते हैं। प्रोटॉन तो न्यूक्लियस में रहता है, इलेक्ट्रॉन है तो लूजली बॉन्डेड हो सकते हैं। मैंने बताया ना, हम लोअर सेल में उसके एनर्जी कम है, हायर सेल में उसकी एनर्जी ज्यादा है। बात समझ में नहीं आएगी? ये चैप्टर हमें समाप्त होता है। आपकी जिम्मेदारी है इस चीज को पढ़ना। किसको दिक्कत है? सर जैसे अगर इसमें ये है ना x और इसका नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर है वो z है, ये दे रखा है क्वेश्चन में जी। और y है और उसका एटॉमिक नंबर 75 दे रखा है। x का एटॉमिक नंबर है 75, ठीक हो गया। और y का z है एटॉमिक नंबर, मतलब सॉरी आई इसको y मानता हूं। फिर और इसका एटॉमिक मास कुछ भी है, जैसे कि चलो ऐसे बोले 150। हां फिर तो इसको कैसे वैसे ही निकालेंगे? हाँ वैसे निकालेंगे एवरेज। और ये दोनों एक दूसरे का आइसोटोप होने चाहिए। क्या होना चाहिए? आइसोटोप, आइसोटोप होने चाहिए ना, लेकिन दोनों x x होंगे, ये भी x होगा। कैसे निकालूंगा बताओ? a इनटू इसका परसेंटेज प्लस 150
इनटू इसका परसेंटेज, जो भी परसेंट में दिया होगा, और बाहर से क्या लगा देंगे, यू लगा देंगे। ये एवरेज एटॉमिक मास है। दिक्कत है भाई, प्रॉब्लम आज ही का ठीक है, बाकी रिवीजन करते हैं।